प्राइम पे है। प्राइम पे है। हाँ। तो आप देखिए ध्रुव जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये मामला निवेशक का तो है ही, सहारा के कर्मचारियों का तो है ही, सहारा कंपनी का भी है, और साथ ही साथ पूरे भारत के ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि अगर कोई कंपनी आगे बढ़ रही है तो उसको मिट्टी में न मिलने दिया जाए, उसको दोबारा इम्पेटस मिले, उनको थोड़ा कुछ स्टिमुलस अगर आप देते हैं और सरकार इसके लिए अगर कोई योजना बनाती है तो फिर से, और वो अल्टीमेटली भारत के जीडीपी में ही उसका कंट्रीब्यूशन होगा। इतना बड़ा एम्प्लॉयबल कैपेसिटी है सहारा की कि वो लाखों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप समझिए कि लाखों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो फिर वो इनकम ग्रोथ होगा, और फिर वो इनकम जो है वो फिर डिमांड को जनरेट करेगा, तो फिर सप्लाई और डिमांड का जो साइकिल है वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या ये उचित होगा कि सहारा को और या सहारा के कर्मचारियों को या सहारा के निवेशकों को अपने हाथ पर छोड़ दिया जाए? सरकार को चाहिए कि अविलंब उनसे निगोशिएट करें, और सहारा प्रबंधन को भी चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता निकालें, निवेशकों के साथ भी वो बातचीत शुरू करें ताकि ये मामला और खतरनाक ना हो जाए, क्योंकि निवेशक बार बार परेशान घूम रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि सहारा के जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं और जो प्रबंधन है टॉप नॉच, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उनसे बात करूं और उनका नजरिया जानने की कोशिश करूं कि वो क्या चाहते हैं, और फिर सरकार से भी इस मुतल्लिक संपर्क करने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं ध्रुव जी? जिस तरह सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है, वो चाहती है कि एग्जिस्टिंग कोई भी चीज है यदि उसको रीजनरेट किया जाए, दोबारा खाने ना खोदी जाए। अभी मैं बहुत बड़े आर्किटेक्ट्स की भी कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की, तो अभी जो चर्चा ये चल रही है मकानों का अभी डिमोलिशन ना करके रिनोवेशन किया जाए, क्योंकि नए मकान बनाने, नई बिल्डिंग बनाने के लिए पहाड़ों का, वनों का और बहुत सारे रिसोर्सेज का, पर्यावरण का, तो ये भी चीज है कि यदि एक चीज बनी हुई एम्बी वैली है और वो एक स्टेज तक पहुंच चुकी है तो उसको यदि खुद उसी को डेवलप किया जाए तो एक बहुत बड़ा भारत की जीडीपी में भी और भारत के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हाँ, और अगर यदि इसी विश्वास, क्योंकि सारा जो फाइनेंशियल मार्केट है, रियल्टी है, बिग इन्वेस्टमेंट है, बिगर जो प्रोजेक्ट है, एक पूरा शहर हिंदुस्तान में पूरा शहर बसाने वाला इस समय कोई है नहीं। राजा के टाइम पे बसाए जाते थे। स्मार्ट सिटी भी फेल हो गया। हाँ, वो बताया ना, वो स्मार्ट सिटी था, जो एग्जिस्टिंग सिटी था उनमें केवल रंग रोगन करके स्मार्ट करना था, नया सिटी नहीं बनाना। नया सिटी जैसे नोएडा एक सिटी बना, लेकिन सरकार ने बनाया। एक प्राइवेट आदमी ने एक पूरा शहर जो बनाया हुआ है, लेकिन प्राइवेट कितना भी बड़ा हो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसको सोवरिन साख तो होती नहीं उसकी, तो वो जो है, और वो अब है भी नहीं सहारा जी। तो ऐसे टाइम पे उसको सरकार अपनी सोवरिन साख का यूज करके, जिस तरह न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के नाम से ये नोएडा बनाया, ग्रेटर नोएडा बनाया, यमुना अथॉरिटी बनाई, इस हिसाब से एक अथॉरिटी बना के एम्बी वैली को करेगी, तो उस डिस्ट्रेस सेल्स की वजह से वो पैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, वो कम से कम 100 गुना हो जाएगा जो उसके अंदर है। अदरवाइज वो पैसा के अंदर जो छोटे छोटे अभी ऑपरेशनल लॉस हैं उनको देखते हुए इन्वेस्टर्स में कंफ्यूजन हो रहा है, निवेशक हो रहा है। सरकार के प्रति आप भी कुछ और कोई प्लान कर सकते हैं इंटरनल, जो आप लिखित रूप से सहारा प्रबंधन को दें और सरकार को दें कि ये तरीका हो सकता है इमीडिएट रिलीफ का? देखिए, इमीडिएट रिलीफ का तो ये प्लान दे सकते हैं। इमीडिएट रिलीफ का जो तरीका है वो खुद इन्वेस्टर्स ने सजेस्ट किया है कि केवल जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें से इन्वेस्टर्स क्या होता है कि केवल जब लगता है पैसा डूब रहा है तो सबको चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में आए, तो जब उनको पता लगे कि नहीं डूब रहा है तो जो नीड है, नीड तो केवल 10% की होती है। अब बैंक के अंदर भी जो पैसा होता है सेविंग में और उसमें सब तो निकाल नहीं लेते हैं। हाँ, तो उसके अंदर बाकी तो लोन पे दे देते हैं, केवल
कुछ परसेंटेज सीआरआर में रखते हैं। जितना परसेंटेज सीआरआर में रखते हैं कैश रिजर्व रेशो के अंदर या कुछ एसएलआर में स्टेट लिक्विडिटी रेशो, दो बैंकों में जो सिस्टम रखते हैं उतना ही पैसा यहाँ भी जरूरी है। और बाकी पैसे को यदि विश्वास क्रिएट कर दिया जाए, प्रॉपर सॉवरेन गारंटी दी जाए तो फिर से साइकिल चल पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव अग्रवाल जी। जैसा कि हमने कहा कि हमारी भी कोशिश रहेगी सहारा प्रबंधन से संपर्क करने की और सरकार से भी संपर्क करने की इस दिशा में। अविलंब जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, निवेशक सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, अदालत में ऑलरेडी ये मामला फंसा हुआ है। हम लोग क्यूबाइट नेटवर्क ये कोशिश कर रही है ईमानदारी से, रोज प्रत्येक दिन हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रत्येक दिन, और इसलिए उठा रहे हैं ताकि निवेशक जो परेशान हैं उनका कुछ भला हो जाए। हमारी बहुत बेहद ईमानदार कोशिश है और पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से हम ये काम कर रहे हैं। आप भरोसा रखिए, जरूर होगा। और हम इस मुकाम तक तो ले आए हैं इस मुद्दे को कि पैसे हैं, पैसे डूबे नहीं हैं और हम ना डूबने देंगे। हमारी नजर सरकार पर भी है, उनके ऑपरेशन पर भी है और प्रबंधन पर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव अग्रवाल जी इस विशेष बातचीत में भाग लेने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि इस बातचीत को सहारा प्रबंधन तक पहुंचाएं, इस बातचीत को आप गृह मंत्री तक पहुंचाएं, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और आप एक एक निवेशक सिपाही बन जाएं। और इसी वीडियो को, इस बातचीत को जैसे जैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आपके लिए समर्थन जुटता जाएगा। सरकार भी उस बातचीत को देखेगी, ध्यान देगी और कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, अविलंब निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।